नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं हूं अंकिता। साल 2024 को हम अलविदा कहने जा रहे हैं। इस साल ने हमें बहुत सी यादें दी। कुछ किस्सों ने हमें हंसाया तो कुछ घटनाओं ने हमें चौंका दिया। चलिए आप सभी को रूबरू कराते हैं साल 2024 की घटनाओं से। साल की शुरुआत में देशवासियों के 500 साल का इंतजार खत्म हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर के निर्माण से करोड़ों देशवासियों के दिल में आस्था और भक्ति उमड़ी। सभी ने राम मंदिर के बनने पर एक सुकून की अनुभूति की। अयोध्या में बीते दिन 500 साल में सबसे बड़ा समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को एक नए युग के आगमन का प्रतीक करार दिया। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही दशकों पुराने आंदोलन अपनी परिणति तक पहुंच गया। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए मनोरंजन, खेल उद्योग और राजनीतिक जगत की कई बड़ी हस्तियां अयोध्या पहुंची। जब राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी, तब अयोध्या समेत पूरे देश में धार्मिक उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस दौरान देश के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालु भगवान राम को समर्पित गीत और विशेष भजन गाते सुने गए और विशेष प्रार्थनाओं का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा लोग विभिन्न स्थानों पर भंडारा और रंगोली जैसे आयोजनों में भी शामिल हुए। 2024 में लोकसभा चुनाव ने राजनीति के मायने में काफी बड़े बदलाव किए। अब की बार 400 पार का नारा लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई, लेकिन 293 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता की कमान संभाली। 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ। 19 अप्रैल से मतदान शुरू होकर 1 जून को मतदान खत्म हुआ। 4 जून को मतगणना की गई। इस दौरान 543 सीटों पर मतदान हुआ। एक और बीजेपी के एनडीए गठबंधन वाली सरकार ने 293 सीटें हासिल की, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के 20 पार्टियों ने 234 सीटें जीती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने 113 सीटें, भाजपा ने 23 सीटें और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। भाजपा बीजेडी गठबंधन 2000 में ओडिशा में सत्ता में आया था और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने थे। 2009 में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत विफल होने के बाद बीजेडी ने अपने 11 साल पुराने रिश्तों को तोड़ दिया। नवीन पटनायक ने राज्य में इसके बाद हुए चुनावों में जीत हासिल की। बीजेपी ने उड़ीसा में पिछले 24 साल से सत्ता पर रहे नवीन पटनायक की बीजेडी को सत्ता से बेदखल कर सत्ता हासिल कर ली। चुनाव आयोग के मुताबिक 147 सदस्यों उड़ीसा विधानसभा में भाजपा ने 78 सीटें जीती है। बीजेडी ने 51 सीटें जीती है। मुख्यमंत्री और बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक हिंजली विधानसभा सीट से जीते, लेकिन कांटावंजी सीट से हार गए। कांग्रेस ने 14 सीटें जीती, जबकि माकपा ने 1 सीट जीती। निर्दलीय उम्मीदवारों के 3 सीटें जीती। इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश के नतीजों में सभी को चौंका दिया। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जोर का झटका लगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सभी एग्जिट पोल ने अनुमानों को गलत साबित करते हुए देश के सबसे बड़े राज्य में इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दिया। एक और बीजेपी मिशन 80 के साथ यूपी में उतरी थी, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने उसे इस प्लान को फेल करने में कामयाब रही। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को गलत साबित करते हुए देश के सबसे बड़े राज्य में इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दिया। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई। बीजेपी ने 33 सीटों पर दर्ज की। उसकी सहयोगी आरएलडी को 2 सीटों पर जीत मिली। 1 सीट पर आजाद समाज पार्टी और 1 पर अपना दल को जीत मिली। उत्तराखंड में भाजपा ने 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर इतिहास रच दिया।
उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद ये 5वां लोकसभा चुनाव हुआ और इसमें से 4 बार किसी एक ही पार्टी ने सभी सीटें जीती है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाई है। इससे पहले भाजपा ने 2014-2019 में 5 सीटों पर कब्जा किया था। लगातार बीजेपी ने हैट्रिक मारी है, जिससे भाजपा के हौसले बुलंद हैं। उत्तराखंड भाजपा ने 75% से अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में उसे 5% वोट कम मिले हैं। 2024 में भले ही बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता संभाली हो, पर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी को वोट प्रतिशत की कमी तो कहीं पर उम्मीद से कम सीटें मिलने का अफसोस रहा। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा के नतीजे ने बीजेपी में एक बार फिर से ऊर्जा का संचार किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही सारे पूर्व अनुमान भी फेल हो गए। सुबह में एक बार फिर भी प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की वापसी हुई है। इतिहास भी बना है। प्रदेश में लगातार तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। उसी दिन आए एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिली। उत्साहित कांग्रेसियों ने सरकार बनाने के दावे तक पेश करने शुरू कर दिए। 8 अक्टूबर को शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में आए, लेकिन बाद में हालात बदल गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण से पहले प्रचार में कांग्रेस भाजपा से पिछड़ती दिखी। जब मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार शुरू कर दिया था, तब कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भाव, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजवाला टिकटों को लेकर दिल्ली में ही उलझे हुए थे। चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा चुनावी मूड में आ गई थी। आचार संहिता से पहले भाजपा ने ताबड़तोड़ रैलियां की। न केवल सीएम नायब सिंह सैनी ने अलग अलग हलकों में जाकर प्रचार को धार दी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपडेट लेते रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली कर प्रचार का शंखनाद किया। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी है। साल 6 जून 2024 को सुनीता बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रू मिशन बोइंग क्रूड फ्लाइट टेस्ट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नियुक्त की गई। सुनीता विलियम्स के साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी थे। दोनों की वापसी 13 जून की थी, लेकिन नासा की बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी के कारण 4 बार वापसी टाली गई थी। चूंकि वापसी की तारीख को अब बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया था। सुनीता विलियम्स को अभियान 14 और अभियान 15 के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नियुक्त की गई थी। 2012 में उन्होंने अभियान 32 में एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में और फिर अभियान 33 के कमांडर के रूप में स्पेस स्टेशन में काम किया था। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्रा सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरिंग बिलमोर की फरवरी 2025 में पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद हैं। ISS पर मौजूद सुनीता विलियम्स के वजन घटने को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी। अब इस पर पहली बार उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल उनकी तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वे बहुत दुबली पतली दिखाई दे रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांसें। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था।
भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसकी रफ्तार जारी है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 अब तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इस वीकेंड भी इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने 25वें दिन लगभग 16 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई की। वीकेंड का फायदा उठाते हुए फिल्म ने उछाल के साथ जबरदस्त कमाई की है। वहीं फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो अब तक पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर 1157 करोड़ रुपए का कलेक्शन करा है। अब किसी भी फिल्म के लिए पुष्पा 2 के कलेक्शन को पार करना मुश्किल हो गया है। पुष्पा 2 इस कलेक्शन के साथ पहले नंबर पर बनी हुई है, वहीं बाहुबली 2 दूसरे स्थान पर है। सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार। खुद को बता रहा था लॉरेंस बिश्नोई का भाई। मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से 35 साल के शख्स को गिरफ्तार किया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लगातार धमकियां मिली। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई। इसमें धमकी के साथ 5 करोड़ रुपयों की फिरौती की मांग की गई। धमकी देने वाले ने दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। पुलिस ने बताया कि मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा मैसेज मिला। पुलिस ने आगे बताया, ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए मैसेज में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा है। धमकी में कहा गया कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए या 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा ना करने पर उन्हें जान से मार देंगे। हमारी गैंग आज भी सक्रिय है। जयपुर अजमेर हाईवे पर यू टर्न लेते समय कंटेनर ट्रक ट्रैक्टर से टकरा गया, जिससे उसका आउटलेट नोजल टूट गया और गैस का गुब्बार हवा में फैल गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी चालक जयवीर टक्कर के प्रभाव को भांपकर समय रहते टैंकर से बाहर निकलने में सफल रहा, जिससे टैंकर के आउटलेट नोजल टूट गए। कुछ ही मिनटों में गैस में आग लग गई और आग के एक बड़े गोले ने जाम में फंसे 30 से अधिक वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए धमाकों में शामिल एलपीजी ट्रैक्टर का चालक पुलिस के सामने पेश हुआ। इधर ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक, उधर तेल की कीमतों पर लगी आग, क्रूड 5% उछला। ईरान ने इजराइल पर हमला बोला। ईरान की ओर से इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागी गई। इससे तनाव काफी बढ़ गया और इसका असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर भी दिखा। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया में चिंता बढ़ी और इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट्स भी दहशत में आ गए। ईरान की ओर से इजराइल पर लगभग 180 मिसाइल दागते हुए ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिसके बाद तनाव और भी अधिक बढ़ गया। इजरायली सेना की ओर से भी जवाबी हमले के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया गया। दोनों देशों में बढ़ते तनाव का असर सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता दिखा और क्रूड ऑयल के दाम एक झटके में 5% तक बढ़ गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में हुई आग लगने की घटना में घायल पुजारी सहित अन्य लोगों को जिला अस्पताल उज्जैन में भर्ती कराया गया। उज्जैन कलेक्टर ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और अस्पताल प्रबंधक को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग लगने से सेवकों समेत 14 पुजारी झुलस गए। आग सुबह मंदिर के गर्भगृह में लगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया, कुछ घायलों का इलाज उज्जैन जिला अस्पताल में किया, जबकि 8 को इंदौर ले जाया गया।
कलेक्टर ने बताया कि आग उस समय लगी जब गुलाल पूजा की थाली पर गिर गया, जिसमें जलता हुआ कपूर था। बाद में ये फर्श पर फैल गया, जिससे आग फैल गई। ये घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्धारशिला रखी। इस परियोजना में एमपी और यूपी के 65 लाख आबादी को पीने का पानी मिलेगा। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों के करीब 44 लाख लोगों और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इस परियोजना की अनुमति लागत 44,000 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत ये परियोजना देश की पहली पहल है, जिसमें 2000 गांवों के करीब 7.18 लाख किसान परिवार को इसका लाभ मिलेगा। इस साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ। इस T20 में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए T20 का खिताब अपने नाम किया। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुए T20 वर्ल्ड कप में 29 जून को भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता। बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया। 17 साल बाद फिर एक बार भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता और खिताब जीतने के 5 दिन बाद भारतीय टीम अपने देश पहुंची। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट रोहित सेना को लेकर दिल्ली पहुंची। यहां फैंस ने टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया। बांग्लादेश में हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया, जिसके बाद शेख हसीना भारत पहुंची। बांग्लादेश में शेख हसीना को अगस्त में एक भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता से हटा दिया गया, जिसके बाद वे भागकर भारत आ गई। अब मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया है कि उसे ये सूचना मिली है कि शेख हसीना के अनुरोध को भारत ठुकरा सकता है। वहीं 23 दिसंबर को बांग्लादेश ने भारत को एक नोट वर्बल भेजकर पूर्व पीएम हसीना को वापस लौटने की मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बाद अपनी सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई है। सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वो केस में तिहाड़ जेल में बंद थे। सबसे पहले केजरीवाल को 21 मार्च को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्होंने तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को जमानत दे दी। केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने 5 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया गया। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद थे। सबसे पहले ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। करीब 51 दिन बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 1 जून तक की रिहाई मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। तो हमारे इस खास पेशकश में हमने आपको उन सारी घटनाओं की यादें ताजा करवाई, जिसमें कुछ अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ बुरी खबरें भी रही, जिसने हमें सोच में डाल दिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।